हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल AHSEC अड्डा पर। आज मैं क्लास 11 के अल्टरनेटिव इंग्लिश के इस चैप्टर को एक्सप्लेन करने वाला हूं। मैं इसे इतनी अच्छे से समझाऊंगा कि आप एग्जाम हॉल में बिना किसी परेशानी के सभी सवालों के जवाब दे सकें। मैंने पहले ही बाकी के चैप्टर्स एक्सप्लेन कर दिया है, आप इसे YouTube पर देख सकते हैं। मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा जिससे आप सीधे वहां देख सकें। और हाँ, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और हाँ दोस्तों, मैंने सभी चैप्टर्स के प्रश्नों के उत्तर भी अपलोड किए हैं, आप उन्हें भी एक बार जरूर देखिएगा। और अगर आपको PDF चाहिए तो इस नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक राइटिंग मीडियम के जरिए लिखी गई है। राइटिंग मीडियम मतलब एक ऐसी लेडी जो सुपरनेचुरली किसी और की सोल या स्पिरिट से कांटेक्ट करके उनके थॉट्स लिख सकती है। तो ये जो पूरी कहानी हम पढ़ रहे हैं वो एक्चुअली उस मीडियम के लिखे हुए शब्दों का वर्जन है। नैरेटर कह रहा है कि उस रात की कुछ बातें तो उसे बिल्कुल क्लियरली याद है, जैसे कि क्रिस्टल क्लियर मेमोरी। लेकिन कुछ बातें ऐसी है जैसे अधूरी या टूटी फूटी सपने होते हैं जिनकी क्लैरिटी नहीं होती, बस एक वेक फीलिंग होती है। इसी वजह से वो कह रहा है कि एक कनेक्टेड या जॉइंड अप स्टोरी सुनाना मुश्किल हो रहा है। हर इवेंट एक साथ जोड़ के याद नहीं आ रहा, कुछ क्लियर है, कुछ ब्लड। नैरेटर को अब याद ही नहीं कि वो लंदन किस काम के लिए गया था और वापस इतनी लेट क्यों आया। वो पार्ट उसके दिमाग से ऑलमोस्ट फेड हो चुका है। वो कह रहा है कि लंदन की वो ट्रिप उसके दिमाग में बाकी लंदन विजिट्स के साथ मर्ज हो गई है। कोई स्पेशल मेमोरी नहीं बन पाई। लेकिन जैसे ही वो छोटी सी कंट्री स्टेशन पे ट्रेन से उतरता है, उसके बाद की हर एक मोमेंट क्रिस्टल क्लियर है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरीली क्लियर। मतलब हर सेकंड उसके माइंड में परफेक्टली याद है। वो कह रहा है कि वो उस रात के हर मोमेंट को दोबारा एक्सपीरियंस कर सकता है, जैसे हर पल उसके मेमोरी में रिकॉर्ड हो गया हो। नैरेटर याद करता है कि वो प्लेटफॉर्म पे चल रहा था और प्लेटफॉर्म के एंड पे एक इल्यूमिनेटेड यानी रोशनी से चमकता हुआ क्लॉक था जो दिखाता था 11 बज रहे हैं रात के। उस वक्त उसके दिमाग में एक थॉट आया, क्या मैं मिडनाइट से पहले घर पहुंच पाऊंगा? वो याद करता है कि एक बड़ी मोटर कार स्टेशन के बाहर उसका इंतजार कर रही थी। उसकी हेडलाइट्स बहुत तेज चमक रही थी और उस पर लगे पॉलिश्ड ब्रास पार्ट्स चमक रहे थे। वो उसकी नई कार थी, 30 हॉर्स पावर वाली रोबर, जो उसी दिन डिलीवर हुई थी। ये उसकी एक्साइटमेंट भी दिखाता है। नैरेटर ने अपने शॉफर परकिंस से पूछा कि कार कैसी चली। परकिंस ने बोला, एक्सीलेंट, मतलब सब कुछ स्मूथ था। नैरेटर कहता है, मैं खुद ड्राइव करके देखता हूं। और फिर वो खुद ड्राइवर की सीट में चला जाता है। परकिंस वॉर्न करता है, सर, इस कार के गैर पुराने वाली कार से अलग है, शायद मैं ही चला लूं तो बेटर होगा। लेकिन नैरेटर कहता है, नहीं, मैं ही चलाऊंगा, मैं ट्राई करना चाहता हूं। उसमें एक सेल्फ कॉन्फिडेंस है और थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस भी हो सकता है। और इस तरह दोनों घर की तरफ 5 माइल की ड्राइव के लिए निकल पड़ते हैं। नैरेटर बताता है कि उसकी पुरानी कार में नॉच सिस्टम था, यानी एक सिंपल स्ट्रेट लाइन पे गियर चेंज होता था। लेकिन इस नई कार में गेट सिस्टम था, एक ऐसा मैकेनिज्म जिसमें गियर लीवर एक स्पेसिफिक पैटर्न से मूव होता है, थोड़ा कॉम्प्लेक्स होता है। वो कहता है कि सिस्टम डिफिकल्ट तो नहीं था और उसे लगा कि उसे समझ आ गया है, लेकिन सिर्फ लगा। वो खुद एक्सेप्ट करता है, अंधेरे में नए गियर सिस्टम को सीखना फूलिश था, पर कहता है कि इंसान कभी कभी बेवकूफी करता है और हर बार उसकी पूरी कीमत नहीं चुकानी पड़ती। ये लाइन फॉरशैडोइंग है, इस बार कीमत बहुत बड़ी होगी। अब तक सब ठीक था,
लेकिन जब वो क्लेस्टाल हिल पहुंचा, प्रॉब्लम स्टार्ट हुई। नैरेटर बताता है ये हिल इंग्लैंड की सबसे खतरनाक हिल्स में से एक है और नैरेटर के घर का पार्क गेट एग्जैक्टली उस हिल के एंड में है जो लंदन रोड पे है। मतलब अगर वो सेफली गेट तक पहुंच जाए तो वो बच सकता है। जब वो गाड़ी हिल के बिल्कुल टॉप पर पहुंचती है जहां स्लोप सबसे ज्यादा स्टीप है, तभी सबसे पहला ट्रबल स्टार्ट होता है। नैरेटर ने गाड़ी को टॉप स्पीड पे रखा था और सोचा कि अब इसे फ्री गियर में डाल दूं, लेकिन गियर बीच में ही अटक गया। फिर उसने दोबारा टॉप गियर लगाया। इस बीच में कार की स्पीड बहुत ज्यादा हो चुकी थी। नैरेटर तुरंत ब्रेक लगाता है, दोनों ब्रेक्स एक साथ, लेकिन पहले फुट ब्रेक फेल हो जाता है और उसके बाद जब वो साइड ब्रेक लगाता है तो उसका लीवर फुल लिमिट तक चला जाता है बिना किसी कैच के। इस मोमेंट पे नैरेटर के पसीने छूट जाते हैं। ये डर का सिग्नल है क्योंकि अब गाड़ी एक अनकंट्रोल्ड स्पीड में स्लोप से नीचे दौड़ रही है। फिर भी पहला कर्व नैरेटर हैंडल कर लेता है। हेडलाइट्स बहुत ब्राइट थी तो रास्ते की विजिबिलिटी क्लियर थी। दूसरा कर्व भी वो ले लेते हैं, लेकिन वो बहुत क्लोज शेव था। डिच में गिरने से बस थोड़ा सा बचा। अब एक लंबी सीधी सड़क आती है, 1 माइल की, और उसके बाद तीसरा कर्व। उस कर्व के तुरंत बाद नैरेटर के घर का पार्क गेट आता है। उसके दिमाग में होप ये होती है कि अगर वो किसी तरह उस गेट में घुस जाए तो स्लोप हाउस की तरफ ऊपर की तरफ है जो नेचुरली कार को स्लो करके रोक देगा। इस पूरे सीन में परकिंस, उसका शॉफर, बहुत कामली और ब्रेवली बिहेव करता है। नैरेटर चाहता है कि दुनिया ये जाने कि परकिंस ने कितनी हिम्मत दिखाई। जब नैरेटर बैंक लेने की सोचता है, यानी रोड के साइड में ले जाकर गाड़ी को गिराकर उसका पेस कंट्रोल करने की कोशिश, तो परकिंस तुरंत समझ जाता है उसकी नीयत। परकिंस उसे रोकता है और कहता है, सर ये मत कीजिए, इस स्पीड में हम सीधे उलट जाएंगे और गाड़ी हम पर गिर जाएगी। ये लॉजिकल वार्निंग थी। परकिंस फिर तुरंत इलेक्ट्रिक स्विच बंद करता है, यानी इंजन को न्यूट्रल में डाल देता है, लेकिन कार की स्पीड फिर भी कम नहीं होती। परकिंस स्टीयरिंग संभालता है और नैरेटर से कहता है, अगर आप चाहो तो जंप कर सकते हो, मैं कार स्टेडी रखता हूं। कर्व हमसे हैंडल नहीं होगा, बेटर होगा आप जंप कर जाए। लेकिन नैरेटर कहता है, नहीं, मैं छोड़ के नहीं भागता। और परकिंस भी लॉयल्टी के साथ बोलता है, मैं भी आपके साथ रहूंगा सर। नैरेटर कहता है कि अगर ये पुरानी वाली कार होती तो वो रिवर्स गियर डाल के देख लेता, शायद गियर स्ट्रिप हो जाता या कुछ टूट जाता, लेकिन वो एक चांस होता। लेकिन इस नए सिस्टम में वो कुछ भी नहीं कर सकता। वो हेल्पलेस महसूस करता है। परकिंस उस तरफ आने की कोशिश करता है, लेकिन स्पीड इतनी ज्यादा है कि वो सीट क्रॉस कर ही नहीं पाता। व्हील्स हवा की तरह वेयर कर रहे हैं और पूरी गाड़ी ग्रोन कर रही है टेंशन में। लेकिन लाइट इतनी ब्रिलियंट थी कि स्टीयरिंग में थोड़ी सी कंट्रोल बाकी थी। नैरेटर कहता है कि उनकी गाड़ी का लुक किसी और के लिए बहुत टेरिफाइंग और मेजेस्टिक होता। एक पतली सी सड़क थी और उनकी कार एक गोल्डन चमकती हुई मौत का सामान बन चुकी थी। जो भी सामने आता कुछ बचा नहीं सकता। तीसरा कॉर्नर जब आता है तो उनका एक व्हील 3 फीट तक रोड के बैंक पे चढ़ जाता है। नैरेटर को लगता है गाड़ी पलट गई, लेकिन थोड़ा स्टैगर करने के बाद कार फिर से बैलेंस में आ जाती है और आगे बढ़ती है। अब सिर्फ पार्क गेट बचा था। गेट सामने था, लेकिन थोड़ा सा लेफ्ट में था, एग्जैक्टली उनके सामने नहीं। अगर स्टीयरिंग परफेक्टली काम करता तो नैरेटर टर्न ले सकता था, लेकिन जब गाड़ी बैंक पे चढ़ी थी तब स्टीयरिंग गियर जार हो चुका था, इसलिए व्हील टर्न स्मूथली नहीं हो रहा था। नैरेटर और परकिंस मिलकर पूरी ताकत से व्हील टर्न करते हैं। गेट दिख रहा था, ओपन गेट लेफ्ट साइड में था। दोनों अपने बॉडीज भी टर्न करते हैं उस डायरेक्शन में, लेकिन जब स्पीड 50 माइल्स पर ओवर थी तो उनका राइट व्हील सीधा गेट के राइट हैंड पिलर से टकरा जाता है। उस मोमेंट पर नैरेटर को एक क्रैश सुनाई देता है और नेक्स्ट मोमेंट वो खुद को एयर में उड़ते हुए महसूस करता है और फिर सब कुछ अंधेरा हो जाता है।
जैसे ही नैरेटर को दोबारा अपने होश का एहसास होता है, वो खुद को एक अलग जगह पर पाता है, जहां ब्रशवुड, घनी झाड़ियां थी और ओक्स के पेड़ों के नीचे छाया थी। ये जगह लॉज के साइड में ड्राइव के पास थी। सब कुछ थोड़ा हेजी था, लेकिन वो कॉन्शियस था। उसके पास एक आदमी खड़ा था। पहले उसे लगा कि शायद ये परकिंस है, उसका शॉफर, लेकिन जब उसने ध्यान से देखा तो ये स्टैनली था, एक पुराना कॉलेज फ्रेंड। स्टैनली से नैरेटर की बड़ी गहरी दोस्ती थी और उसकी पर्सनैलिटी नैरेटर को हमेशा सिंपैथेटिक और सोलफुल लगती थी। वो सोचता था कि उसके और स्टैनली के बीच म्यूचुअल इमोशनल कनेक्शन था। स्टैनली को देखकर नैरेटर थोड़ा सरप्राइज होता है, लेकिन उसकी स्टेट ऐसी है जैसे कोई सपने में हो। वो घूम रहा था, हिल गया था, लेकिन क्वेश्चनिंग नहीं कर रहा था। जो हो रहा है उसे एक्सेप्ट कर रहा था, जैसे सब कुछ नॉर्मल हो। नैरेटर कहता है, क्या जबरदस्त क्रैश था, जैसे वो अभी भी उस क्रैश के शॉक में हो। स्टैनली सिर्फ सिर हिला के रिस्पॉन्ड करता है और उसके चेहरे पे वही सॉफ्ट और उदास मुस्कान होती है जो नैरेटर को उसके साथ एसोसिएट होती थी। नैरेटर की बॉडी मूव नहीं कर रही थी और अजीब बात यह थी कि उसे मूव करने का मन भी नहीं कर रहा था, लेकिन उसके सेंसेस एक्टिव थे। वो क्लियरली सब कुछ देख और सुन सकता था। उसने देखा कि उसकी कार का रेकेज वहां पड़ा है और कुछ लोग हाथ में लैंप लिए उसके आसपास घूम रहे हैं। वहां लॉज कीपर, उसकी वाइफ और कुछ लोग और थे, लेकिन सब लोग नैरेटर की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे थे। सब लोग कार के पास बिजी थे, जैसे कुछ इंपॉर्टेंट हो रहा हो। और फिर एक तकलीफ भरी आवाज सुनाई देती है। कोई चिल्लाता है, वेट उसके ऊपर है, ध्यान से उठाओ। फिर एक और आवाज आती है, सिर्फ मेरी लेग है। ये परकिंस की आवाज होती है। वो पूछता है, मास्टर कहाँ है? तब नैरेटर कहता है, मैं यहीं हूं। लेकिन उसकी आवाज जैसे किसी ने सुनी ही नहीं। सब लोग एक चीज के अराउंड झुके हुए होते हैं, कार के सामने किसी बॉडी के आसपास। इस मोमेंट में स्टैनली अपने हाथ नैरेटर के कंधे पर रखता है। वो टच इतना सूदिंग और काल्मिंग होता है, जैसे किसी ने अंदर से दर्द मिटा दिया हो। इन सब के बावजूद नैरेटर लाइट और हैप्पी फील करता है। कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ नहीं। स्टैनली उससे सॉफ्टली पूछता है, कोई पेन तो नहीं? नैरेटर कहता है, बिल्कुल नहीं। स्टैनली का जवाब आता है, कभी होता ही नहीं। ये लाइन एक डीपर स्पिरिचुअल ट्रुथ का सिग्नल है। ये कोई नॉर्मल जिंदा होने वाली बात नहीं रही। और तभी नैरेटर को एक वेव ऑफ शॉक फील होती है। उसे याद आता है, स्टैनली तो बोर वॉर में ब्लोएम फाउंटेन में एंट्रिक फीवर से मर चुका था। तब वो चिल्लाता है, स्टैनली, तुम तो मर चुके हो। वो शॉक में बोलता है, जैसे उसका गला रुक गया हो। स्टैनली उसी पुरानी जेंटल मुस्कान के साथ उसकी तरफ देखता है और कहता है, तुम भी। इस लाइन के साथ ही कहानी का सच रिवील हो जाता है। नैरेटर मर चुका है। पूरी कहानी एक डेड सोल के नजरिए से लिखी गई है और रीडर को ये लास्ट मोमेंट में जाकर पता चलता है। ये एंड अनएक्सपेक्टेड भी है और इमोशनली पावरफुल भी। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए गुड बाय।